So hello everyone, and I am very proud to be with the rankers of Behtareen Bhatia. They have been given the amazing scores in this FMG examination, and all three have passed with the amazing scores in their first attempt. So heartiest congratulations first of all, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई हो. Thank you. We will start from here. Please introduce yourself. मेरा नाम अरविंद सिंह है. मैं बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से कोर्स कंप्लीट किया. ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैंने 177 स्कोर किया. Hi, I am Dr. Shum Satpura. I scored 181 marks and I completed my MBBS from Bhaskir State Medical University. Hello everyone, I am Dr. Abhishek Singh and I completed my MBBS from Bhaskir State Medical University and I scored 161 in first attempt. अमेजिंग. तो तीनों के ही अमेजिंग स्कोर्स हैं इन दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. तो पहले तो ये बताओ कि इतना मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन मेरे लिए होता है कि जस्ट लाइक फैमिली, बिकॉज फैमिली हमेशा पुश करती है एंड हमारे माइंड में होता है कि हाँ हमें फैमिली के लिए कुछ करना है. सो मेरा मोटिवेशन मेरी फैमिली, स्पेशली माय ब्रदर. ओके. And ma'am, DBMCI fam means like DBMCI team helps us and give guidance, so they also give us motivate. फैकल्टीज ने मोटिवेट Faculty. किया. Yeah. Okay. स्पेशली फैकल्टी बहुत बड़ा, और साथ में मेरे दोस्त अभिषेक, शुभम, आकाश लोग हुए और कुछ दोस्त थे, मतलब मेरे रूममेट्स थे प्रवीण और रियाज. उन्होंने बहुत मतलब मोटिवेट किया. और जैसे टीचरों के छोटे वीडियो जाते हैं उसको मतलब हमेशा मोटिवेट करते. जैसे कभी पुश डाउन होते रहते थे, नंबर कम आते ग्रांड टेस्ट में, तो सर लोग हमेशा ही बोले नंबर कम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें देते रहना है, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखना है जिससे हमारे नंबर इंप्रूव हो. और वो हुए भी लास्ट में. And especially I remember I teach to Ankur sir because I got approximately 146 in the grand test. So I teach to Ankur sir and he told me that don't worry, keep working. So I remember that Ankur sir motivation helped me a lot. So especially And Rajat sir का भी इवनिंग में आता था. हाँ. राजा सर तो Motivation एवरी डे इवनिंग में शाम को मतलब 8-9 के बीच में एक वो क्विज आते थे, हाँ. मतलब Quiz टॉपिक वगैरह कंप्लीट एक बार में रिवीजन फिनिश. वेरी गुड. तो तुमने कहाँ से तैयारी करी? मैं 5th ईयर के पहले जैसे नोट से नॉर्मली होती, लेकिन 5th ईयर में अभिषेक लोगों ने बोला कि यार ले लेते हैं, तो ओनली लाइव एक क्लास मतलब क्लिनिकल सब्जेक्ट लिए थे मैंने 5th ईयर में. और फाइनल आते आते सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया. उसके बाद ये हुआ कि लाइव क्लास पहली बार DBMCI का आया था FMG के लिए, तो हमने जनवरी वाला बैच ज्वाइन किया था. बेहतरीन भाटिया. बेहतरीन भाती, मैं और शुभम ने भी सबने ज्वाइन किया था. फर्स्ट वीडियो देखी थी सर पहले की, आपकी क्लास सुशील विजय सर की. ये लोग लाइव मतलब वो यूट्यूब ये- वाली फ्री जो आया अच्छा. था. फ्री वाली जो थी सुशील विजय सर की, वो हमने फर्स्ट देखी थी वीडियो. यार सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझा भी अच्छा रहे. समझा. अच्छा है. फिर हमने सोचा है कि यार ठीक है अपन DBMCI ले लेते हैं. 5th ईयर में हमने ले लिया था. ओके. और फिर उसके बाद मतलब जून तक में कोर्स खत्म कर लिए थे. जैसे यूनिवर्सिटी क्लासेस होती उसके बाद अपन आते तो घर में शाम को वही वीडियो देख लेते. फिर ये हुआ कि अब जब वहाँ से दिसंबर में मतलब जून में डिग्री मिली, हम लोग यहाँ आए, तो यहाँ क्लास अटेंड कर नहीं सकते थे, टाइम इतना था नहीं. तो जो पुरानी अपनी नोट बनी हुई थी DBMCI की, उसी को रिवीजन एंड रिवीजन, ओके. मतलब दूसरे में कहीं गए ही नहीं. कहीं गए नहीं. Multiple Source revision. भाटिया notes थे. मल्टीपल रिवीजन, वन सोर्स. because content of DBMCI is very concise and approximately just like ENT 50 pages. We can easily do Revision. 3-4 hours within 3-4 hours. 3 to 4 आवर्स में रिवीजन हो जाता है. तो क्या लगता है कि मेन फैक्टर जो तीनों की सक्सेस एक बार में इतनी अमेजिंग मिली, मेन फैक्टर क्या रहा उसके पीछे? मेन कंटेंट, कंटेंट. कंसाइज छोटा कंटेंट था जिसे अपन याद भी कर सकते थे, मतलब लंबे टाइम में याद, क्योंकि पेपर में मैटर ही नहीं करता कितना पढ़े हैं, मैटर ही करता हमें कितना याद है उस टाइम. एग्जैक्टली. यस. तो वही, और DBMCI ने हमें वही चीज दिया कि अपने को इतना तो कम से कम बच्चे को आना चाहिए पेपर के टाइम, और वो बहुत हेल्पफुल था उस टाइम. और आप रिकॉल कर पाए. रिकॉल कर Yes. पाए. Because ma'am, I always believe in less content, multiple revision. So I did. वेरी गुड. ओके. तो कौन सी क्लासेस सबसे अच्छी लगी? सभी अच्छी थी. वैसे क्लास तो बहुत अच्छी थी, मतलब कोई क्लास में ऐसा कमियां रही ही नहीं कि अपन क्या बता सके नहीं यहाँ कमी थी. सबसे अच्छी बात क्या लगती थी क्लास में? क्लास में यही थी कि मतलब टीचर पढ़ाने के बाद ना साथ साथ मोटिवेट मोटिवेट करते थे.
और वो वो बहुत सबसे- अच्छा मतलब पार्ट था। जैसे अपन कुछ सब्जेक्ट्स नहीं कहीं समझ नहीं आता, वीकनेस लगता है यार या हो पाएगा नहीं हो पाएगा पेपर में, लेकिन मतलब क्लास में बीच में टीचर्स उस चीज़ को क्वेश्चन की टाइप में बना के मोटिवेट करते, वो लगता है कि नहीं अब हो जाएगा, बीच बीच में जैसे क्वेश्चन पूछना, वो एक अलग मोटिवेशन होता था हम लोग जैसे को। मैम आप ही क्वेश्चन वगैरह देते थे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैम मोटिवेट करते थे हमको, हो जाएगा अब Just तो। like after each topic in Optha, you send it 1-2 question previous year PYQs. PYQs. Yeah. Yes. Yeah. So it very beneficial. क्लास में ही रिवाइज हो जाते Yeah. थे। इवन Yes, पंकज yes. टिक्कू सर तो जब पीडीएफ पढ़ाया करते थे तो मतलब ऐसा कि एक टॉपिक हुआ, उसके बाद जब तक बच्चा बोले थे हाँ समझ में आया, तब तक वो आगे भी नहीं जाते थे, वहीं पे वेट करते कि बच्चा बोले सामने हाँ, से। हाँ। तो कौन सी क्लासेस सबसे अच्छी लगी अगर आप किसी को थैंक्स करना चाहते हो? सर्जरी जय अरोरा सर, मेडिसिन तमीम सर, एंड रेडियोलॉजी रजत जैन सर, मेडिसिन अश्विनी सर, मेडिसिन अमन सेठिया सर, मैम ऑप्थेल्मोलॉजी ऑप्थेल्मोलॉजी मैम आपके, एंड पंकज टिक्कू सर, संजय सर, हम्म, बेस्ट आई थिंक ईएनटी फिगर। Personally, I believe ma'am Optha, and I'm special thanks to Dr. Nasir sir because माइक्रोबायोलॉजी this ग्रेट। year direct question from the notes हम्म, in microbiology. हम्म, Amazing. ओके, Yeah, ma'am. ऑलराइट। आप लोगों की जो जर्नी रहती है वो ऑब्वियसली काफी टफ रहती है। जब जिस दिन से हम जाते हैं वहाँ पर बाहर एमबीबीएस ज्वाइन करते हैं तो एक मतलब स्ट्रेस रहता है कि आकर एक पेपर क्लियर करना है। तो क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ी चीज रही जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड रहे और अल्टीमेटली सक्सेस मिली? हम सबसे पहले तो ये कि माइंड में ये माइंडसेट था हमारा कि फर्स्ट अटेम्प्ट है और लास्ट चांस है ये, हम्म, तो हमको निकालना है कैसे भी करके। और फिर दोस्त साथ ये था कि मतलब जैसे जो कोई जैसे दोस्त में सब हम लोग सब दोस्त थे, तो कोई जैसे कम नंबर आ रहा तो एक दूसरे को मोटिवेट हमेशा करते रहे। कोई कम नंबर पर तो उसको हमेशा ही बोलते हैं हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। और ये भी था कि नेक्स्ट आने वाला है, लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, ये भी तो ये था कि नहीं करना तो पहली बार भी करना, जो है इसी बार है, अगला चांस नहीं है। हाँ, मतलब डू और डाई है। Yeah. Do or die. Do and die. Do and die, ma'am. Yeah. ओके, अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो पेपर का एक ट्रेंड है बहुत चेंज हो गया। पहले आपके सीनियर्स वन लाइनर्स रट के जाते थे और हो जाता था, लेकिन अभी क्या है कि क्लिनिकल ज्यादा पेपर आता है। तो क्या लगा कि क्लासेस से कैसे हेल्प मिली क्लिनिकल सिनेरियोज करने में? स्पेशली मैम हमें कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए मैम। कॉन्सेप्ट सेकंड पेपर जैसा कि मैम इस बार हुआ है ऑप्स गाइने एंड सर्जरी, क्वेश्चन मैम टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, Concept. वन लाइनर्स नहीं थे और उन्होंने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क किया। हम अगर किसी ने सिर्फ रटाफिकेशन किया हुआ है तो क्वेश्चन इजीली क्रैक नहीं कर सकता है, तो हमें कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना, स्पेशली सेकंड पेपर पे, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है हमारा वो वन लाइन पे थोड़ा सा बेस्ड होता है, बट सेकंड पेपर अगर हमें क्रॉस करना, अच्छे नंबर लाने हैं तो सेकंड पेपर में हमें वर्क करना ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट। दूसरा में ये भी रहता है कि बहुत लोग ओनली फोकस क्लिनिकल सब्जेक्ट पर करते हैं, लेकिन जब तक बेसिक सब्जेक्ट कंप्लीट ना होना, तो जैसे इस बार का जो पेपर हुआ जिसके फर्स्ट प्रॉफ और सेकंड प्रॉफ के अच्छे थे, वही फाइनल मतलब एक क्लिनिकल वाले क्वेश्चन किए होंगे। मुझे नहीं लगता बाकी जो रट के गए हों तो कर पाए हों। नहीं कर पाए। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिसका अच्छा मजबूत था वही मतलब सर्जरी की क्वेश्चन, जैसे एनाटॉमी बहुत इन्वॉल्व थी वहाँ, एंड ऑप्स गायना में मतलब कुछ लोकल सब्जेक्ट जो इंडिविजुअल थे बहुत मतलब इंटीग्रेटेड क्वेश्चन काफी काफी थे। हमने जो मतलब एनालाइज किया, जो फिजियो तो हमें अगर हम पूछे तो डायरेक्ट क्वेश्चन में फिजियो से कोई मिलेगा। था ही नहीं। जी, एक Direct क्वेश्चन बता, आइसो integrated वाले medicine कर के सकते हो, साथ। बाकी नहीं था हाँ। कहीं भी। तो फिजियो जो थी वो मेडिसिन के साथ में काफी मस्त मस्त थी। तो इंटीग्रेटेड मैनर में अब हमारा पैटर्न जो है पूरा इंटीग्रेटेड मैनर पे हो गया है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा कैसे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ा जाए। तो उस चीज पे अगर हमें क्वालिफाई करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हमें उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। और मैम स्पेशली मैं एक चीज स्ट्रेस दूंगा, PYQ हमारा FMG या कोई भी नहीं, PG हो, PYQ बहुत बड़ा मैटर रोल करता है। तो क्योंकि PYQ का मैम क्या था, डायरेक्टली क्वेश्चन टॉपिक्स वही होते हैं, लैंग्वेज थोड़ी बहुत, लैंग्वेज चेंज कर। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम में हम साथ में हमने स्टडी की है, तो हम लोग काफी PYQ डिस्कशन किया करते थे। इवन हम मैम ट्रेन से हम जा रहे थे तो हमने माइक्रो के कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन किए हुए थे कि हाँ ऐसा होगा, और मैम एग्जाम में हम बैठे सेम क्वेश्चन वही उठ के आया। तो मैम मतलब वो एक मतलब कहते हैं ना कुछ चीजें भगवान की निकलती हैं अपने से, वही सेम हो रहा था। कोइंसिडेंस वाली कहानी हो रही थी अपने साथ। ओके,
तो क्लासेस में जो है जो क्लिनिकल सिनेरियोज डिस्कस हुए या जिस तरह से पढ़ाया गया या PYQs डिस्कस हुए, कितना रोल लगता है कि उसका रहा आपके मेन एग्जाम क्लियर होने में? नोट्स एंड जो मतलब रिकॉल मतलब PYQ हुए उनमें आई थिंक 100 to 100 रहा। अपने को कभी ऐसा लगा ही नहीं मतलब हम कुछ स्पेशल अलग से करें, वो पर्याप्त था, जितना था वो पर्याप्त था। इवन कई बार ऐसा भी होता है जैसे कम नंबर आ गए, बहुत लोग बच्चे सोचते हैं कि यार कहीं थोड़ा और मैटर बढ़ा ले, लेकिन अपना ये तक नहीं, ठीक है एक क्वेश्चन गलत हुआ बाकी सही हमारे जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन अब 100 पर 100 कोई नहीं करता, टॉपर भी होगा वो भी कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा। तो अपना यही फोकस था कि अपना जितने कर सकते हैं उतने बचाने हैं, बाकी गलत नहीं होने देना है। यदि वो भी गलत होगा तो फिर फेल हो जाएंगे, इसलिए वो फिक्स जो जितना है तो उतना तो नहीं गलत होंगे। तो भाटिया नोट्स मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड थे, अगर इसे करेंगे तो हो जाएगा क्लियर आराम से। हमने तो वही किया, ड्रग ऑफ चॉइस कह सकते हैं। ओके, कितने घंटे हमें डेली पढ़ना चाहिए पेपर क्लियर करने के लिए? 12 से 15 कम से मैं तो 10 से 12 घंटे पढ़ता हूं। मैंने भी 10 से 12 घंटे पढ़ाई की मैम, बट मैम जैसे कि जो फर्स्ट क्रॉप या सेकंड क्रॉप के स्टूडेंट हैं उन्हें एटलीस्ट मैम कंसिस्टेंसी उन्हें फर्स्ट ईयर से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैटर्न है जैसे कि नेक्स्ट आ रहा है तो क्वेश्चन जो रहेंगे वो क्लिनिकली ओरिएंटेड रहेंगे, तो एटलीस्ट 4-5 आवर्स डेली आप स्टार्ट करना होगा, पर डे होने चाहिए। धीरे धीरे हम उसे बढ़ा सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स का लगता है कि ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है, जो मैक्सिमम टाइम लेते हैं प्रिपरेशन में? सर्जरी है, ऑप्स गायनी है, मेडिसिन एंड मैम अकॉर्डिंग टू मी मैम सर्जरी एंड फार्मा, बिकॉज फार्मा मैम इस बार अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन थे एग्जाम में, एंड फार्मा जो थी सारे सब्जेक्ट से ज्यादा लिंक, तो फार्मा पे बहुत फोकस करना था, क्योंकि फार्मा जैसे कि हमको जो आउटलाइन मिलती है कि फार्मा से 15 क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा था नहीं एग्जाम में। फार्मा इंटीग्रेशन हो गया, फार्मा पे फोकस करना मैं बहुत, मतलब अगर मैं बोलूं कि 5 से 6 सब्जेक्ट कौन से हैं जिस पे हमें मेनली फोकस करना चाहिए, हमें अपना गुड अमाउंट ऑफ टाइम जो हम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो मेनली 5-6 सब्जेक्ट कौन से पढ़ने चाहिए? सर्जरी, ऑब्स गायनी, फार्मा, PSM, मेडिसिन। यदि मेरा ऐसा मानना है कि यदि पैथोलॉजी और मेडिसिन और फार्मा यदि अच्छी है तो आप मेडिसिन के मोस्टली क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यदि आप मेडिसिन आपकी, और ये कोई सोचे कि मेडिसिन ही पूरा करके जाए तो मेडिसिन कितना भी कर ले वो एक ही मतलब 30 में 20 क्वेश्चन ही सही होंगे, 20-25। लेकिन ये पैथोलॉजी जिसकी अच्छी होती है और फार्मा जिसकी अच्छी है तो मोस्टली मतलब चांसेस 25 से 30 भी जा सकते हैं। ये की फैक्टर वाली कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं, इनका आप ENT ऐसा कि एक बार मतलब मैं तो 1-2 बार पढ़ा, उसके अलावा तो मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग था उस सब्जेक्ट का। मैं मेंशन करूंगा एक सब्जेक्ट मैम बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बच्चे उसको लोड नहीं लेते उस सब्जेक्ट का, कहते हैं वो इजीली हम कर लेंगे, बट मैम उससे स्टडी करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम इजीली 90% स्कोर कर सकते हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें हम 90% स्कोर कर सकते हैं, बट FMT एटलीस्ट इवन हम 100% भी स्कोर कर सकते हैं। सेम रेडियो में भी 10 क्वेश्चन घूम फिर के आ ही जाते हैं। इवन मैम ENT एंड ऑप्था के साथ भी ऐसा है, इस एग्जाम में ऐसा ही हुआ। ऑप्था अकॉर्डिंग टू मैम 70-80% मैंने किया होगा ऑप्था। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन गलत था, जब मेरे रिकॉल आया तो मेरा एक क्वेश्चन ही गलत हुआ, एक ही का था गलत। ENT वो भी जल्दीबाजी में मतलब हुआ गलत। एंड ENT के एक ENT का ग्लोमस ट्यूमर वाला पता नहीं कैसे गलत हुआ, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड था, पछतावा हो रहा था उसको गलत करने पे। स्कोरिंग है और पीडिया के गलत नहीं हुआ, तो बस वो 55 और 60 में कंफ्यूजन था, वो सीपिया देने वही वाली कहानी थी, बाकी तो बेस्ट था। बाकी इन सब्जेक्ट में एक ही मतलब ये 45 में यदि 15 लगाएं तो 43 क्वेश्चन तो फिक्स 42-43 सही कर लिए थे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में लगा कि डायरेक्ट क्लास से ही उठ के क्वेश्चन आ गए जो बोले हो किसी टीचर ने कि हाँ ये तो आएगा ही आएगा, और वो आ गया। ऑप्था ENT पीडिया, ऑप्था पीडिया आपने जो बोला था कि ये तो आएगा ही, वो आया। हाँ, उसमें से आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से आए थे, ये तो आएगा ही। और जहाँ पे आप वो स्पेशल कलर वाली पेन से क्लिक किया तो उससे तो फिक्स, ये तो जिस बंदे को वो लाइन बस याद रही होगी जितनी, तो मतलब वो है कि अब तक क्वेश्चन ही गलत हुए होंगे। एंड में FMT से भी डायरेक्ट आए थे, FMT से भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे। मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड अगर हमें एक चीज कहनी हो कि बेटा ये कर ले और तेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, तो क्या बोलोगे? जस्ट टीचर पे बिलीव करो, नोट्स पे बिलीव करो, एंड डोंट रन हियर एंड देयर, जस्ट फॉलो टू टीचर इंस्ट्रक्शन एंड
your notes, class notes. Don't jump to वो other जो sources. फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग होता है, जी, वो जी, आई हाँ। थिंक हर स्टूडेंट वो को होता है। होता ही होता Yes, है, बिल्कुल। लेकिन उससे बचने की और जरूरत दूसरी है। बात ये भी है कि कोई ये सोचने चले हमें सब कुछ है, जितना आ रहा है उतना बहुत है। हाँ, क्योंकि कोई 100% मेरा ऐसा मानना है, कोई भी 100% तैयारी करके पेपर नहीं देता। हाँ। सबका लगा रहता है कुछ छूटता जा रहा है, मतलब ऐसा रहेगा ही। लेकिन स्टिक टू वन सोर्स। वन सोर्स Source Bhatia एक notes multiple revision. अगर हम पढ़ते हैं और उनका मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। करते हैं तो सफिशिएंट है। पता। एंड मैम वन थिंग मैं और ऐड करूंगा मैम, क्या था, मैंने कुछ मेरे क्लासमेट्स थे, मैंने उनको देखा, वो लास्ट टाइम पे अपने सोर्सेज को चेंज किया तो उनके साथ वो पास तो नहीं होता है। एंड मैम क्या होता है कि कंटेंट जो है, कंटेंट पे तो हम बिलीव करना ही चाहिए, बट मैम कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और कुछ जो टॉपिक्स कभी पूछे नहीं गए हैं, बच्चे उस पर भी काफी फोकस करते हैं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करने लगते एक्स्ट्रा हैं। एज के लिए हाँ, तो उन टॉपिक्स को टच नहीं करना चाहिए। जो फैकल्टी बोले कि इसमें से आएगा, लेकिन जो वो मोस्ट काफी कॉमन होता है है। तो मोस्ट कॉमन ही आएगा, Most ये श्योर common। है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और उसके रिलेटेड टॉपिक न्यूज पढ़ो, क्वेश्चन वहीं से आएगा। क्वेश्चन वहीं से उससे बाहर नहीं बाहर आएगा, नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन तो- घुमाएगा तो उसी के अंदर। एक अगर मैं बोलूं कि एक इम्पोर्टेंट बात जो आप अपने जूनियर्स को मैसेज देना चाहते हो, जो आपने अपनी गलती से सीखी हो या किसी और की गलती से सीखी हो, कि जो हम बताना चाहते हैं अपने जूनियर्स को स्टार्ट अभी से कर दो, एज अर्ली एज पॉसिबल। जी। एंड सेकंड की मतलब लास्ट टाइम का जो लास्ट रिवीजन होता है ना, वो की फैक्टर है। लास्ट में रिवीजन करना 15 दिन बहुत जो जरूरी पहले, जो 15 दिन एग्जाम 15 दिन पहले जो होते थे, वो लास्ट रिवीजन इज द बेस्ट, है। ओके मतलब की फैक्टर कह सकते हैं उसको हम। ओके, क्योंकि वो मतलब एक बार जैसे आपके 2 बार 3 बार रिवीजन है, तो लास्ट बार जो एक नजर देखे होते हैं ना, वो मतलब फोटोग्राफी मेमोरी हो जाती है बस। विजुअल मेमोरी हाँ, इम्पोर्टेंट वही बात होती है। है। ओके, एंड मैम मेक योर ऑन नोट्स। यस। हाँ Last ये time तो मैं में- पहले दिन से कह Yes, रही लास्ट हूँ। टाइम क्योंकि मैंने नोटिस किया, मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, उसमें से काफी क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट वहां से आए। और मैम दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। मैं हमेशा स्ट्रेस देता हूँ, मैंने कभी कभी मेरे साथ नहीं हो पाया, मैं मैनेज नहीं कर पाया, बट मैम कंसिस्टेंसी, अगर जो कंसिस्टेंटली आप अगर 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, अगर कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, तो ज्यादा बेटर है कंपैरिजन टू अगर आप 14-15 आवर्स कर रहे हैं। तो मैम मैं तो उसमें जितना भी पढ़ो फोकस होके पढ़ो। फोकस हो। और दूसरी बात मैम, कभी कभी होता है ना कि जब डिमोटिवेट होने लगता है इंसान, निराश होता है, यार नहीं होगा, उस समय मेरा ऐसा मानना है कि फैमिली से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, टीचर से बात करो, वो मोटिवेट करेंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ इसमें कि जब पेपर डिले हुआ तो ऐसा लग रहा था कि यार पेपर आज हो जाए, फिर डिले घर चला गया तो वहाँ घूमना भागना चालू हुआ, 1 महीने इवन पढ़ाई भी नहीं। डिस्ट्रैक्शन। हाँ, तो उस समय ऐसा लग रहा था नहीं हो, फिर दोस्तों से बात की, लोग हमने मोटिवेट वापस किया, फिर इवन मैं वापस तैयारी किया, फिर उसी फॉर्म में आए। बीच में ऐसा हुआ ये चीज, फिर मतलब दोस्तों से बात करनी चाहिए, टीचर से बात करो, वो मोटिवेट करेंगे आपको। और सभी दोस्त करते हैं, मेरे दोस्त तो मतलब अपना 100% दिए। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको सक्सेस श्योरिटी मिलेगी। बट मैम एक फैक्टर और होता है कि आपने क्या, मतलब आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मतलब आउट ऑफ सब्जेक्ट सोसाइटी में आपके साथ बिहेवियर क्या है, आपके मोरल क्या है, अगर आप उस पर फोकस हो तो एग्जाम से 78% आपको हार्ड वर्क आपको पे करेगा। बट मैम 10 to 20% आपको थोड़ा सा आपका लक फैक्टर भी काम आता है, तो इसी तो बहुत बड़ी चीज है, मैं इसको बिलीव करता हूँ। एग्जैक्टली, लेकिन वही है कि लक भी तभी काम करता है जब जब आप आप हार्ड वर्क करते हो। हैं। तो हमारे जो हाथ में है वो हमारा हार्ड वर्क है। Yes. लक फिर भगवान अपने आप दे देता है उनको जो हार्ड वर्क करते हैं। 99% हार्ड वर्क, हाँ, ना- 1% एंड luck। 1% लक। तो तीनों की बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है, तीनों ने बहुत मेहनत करी है और वी विश यू कि ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द होल ऑफ द टीम DBMCI। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग फिर से PG स्कोर में फिर से फ्लाइंग कलर्स में आए, फिर मैं आप लोगों का इंटरव्यू ले रही हूँ। एंड कीप अप द स्पिरिट, मतलब मैं यही कहूंगी कि आप बच्चों तभी रुकना जब PG सीट आप लोगों को मिल जाए। एंड मे गॉड फुलफिल योर ड्रीम्स। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you. भाटिया है तो भरोसा है।